नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों के बच्चों को फुल पैंट और शर्ट पहनकर आने के योगी सरकार ने दिए निर्देश। अयोध्या में आयोजित विश्व प्रसिद्ध रामलीला में ये प्रसिद्ध कलाकार करेंगे अभिनय। ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी रेस से हुआ आर्थिक लाभ। विदेशी पर्यटक की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। सोनभद्र से घूस लेने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा क्लर्क की हुई गिरफ्तारी। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएसएससी द्वारा कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक सहायक असर तृतीय के साथ ही टंकर के कुल 5,512 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2023 है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास CCC प्रमाण पत्र, हिंदी टाइपिंग की 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। इसके अलावा यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा 2022 क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को फुल पैंट और शर्ट पहनकर आने के योगी सरकार ने दिए निर्देश। बारिश के कारण इन दिनों प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां देखने को मिल रही। बच्चों को इन रोगों से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने निर्देश देते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को फुल पैंट और शर्ट में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्कूल कैंपस में पानी का जमाव नहीं होने दिया जाए। मच्छरों से संबंधित फॉगिंग करवाई जाए। साथ ही नोडल अध्यापक के माध्यम से छात्रों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर मिली थी हार, उन सीटों पर बना रही रणनीति। आगामी लोकसभा चुनाव के आने में महज कुछ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, इस बार बीजेपी इन सीटों पर अपनी चुनावी रणनीति बना रही। लखनऊ में आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी देखने को मिला। इस मंथन के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल द्वारा कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की बदौलत जीत का लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने की भी राह आसान होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1861 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख नेता मैडम भीकाजी कामा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2009 में भारत के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी खोज निकाला। आज के दिन वर्ष 2014 में भारत के इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सफाई दिवस मनाते हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी में हिस्सा लेने वाले इकलौते भारतीय कवाई अहमद। मोटो जीपी रेस का आयोजन इन दिनों ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा, जहां 41 देशों के 82 राइडरों ने इस रेस में हिस्सा लिया है। इन सभी राइडरों में से कवाई अहमद एकमात्र ऐसे राइडर हैं जो भारत के हैं। इनकी उम्र महज 25 वर्ष और ये चेन्नई के रहने वाले। इस रेस का हिस्सा बनने के बाद कवाई अहमद ने कहा है कि इतने सारे देशों के बड़े बड़े रेसर्स के साथ रेसिंग करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अकेला हूं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हालांकि अभी मैं मोटो जीपी 3 के लिए रेसिंग करता हूं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मुख्य रेस में भी हिस्सा लूंगा। अयोध्या में आयोजित विश्व प्रसिद्ध रामलीला में ये प्रसिद्ध कलाकार करेंगे अभिनय। हर साल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन देखने को मिलता है। इस बार भी रामलीला का आयोजन बड़े ही धूमधाम से करने की तैयारी है। अयोध्या में रामलीला का यह कार्यक्रम 14 से 24 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, जहां 50 से भी ज्यादा बॉलीवुड कलाकार इस रामलीला में अभिनय करते हुए दिखेंगे। बीते वर्ष 25 करोड़ लोगों ने इस रामलीला के कार्यक्रम को देखा था, लेकिन इस बार 50 करोड़ लोगों को देखने की योजना तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम में पूनम ढिल्लों, भाग्यश्री, अमृता नांगिया, गजेंद्र चौहान, रजा मुराद, रवि किशन जैसे प्रसिद्ध कलाकार अभिनय करते दिखेंगे। राधा जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के बरसाना में 2 बुजुर्गों की हुई मौत। ये श्रद्धालु बरसाना राधा अष्टमी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। आशंका जताई जा रही है कि यह मौत भीड़ के दबाव के कारण हुई है। हालांकि पुलिस द्वारा दावा करते हुए कहा गया है कि मौत किसी बीमारी के कारण हुई है। जिनकी मौत हुई है वे बुजुर्ग महिला थी और इलाहाबाद की रहने वाली थी, लेकिन दूसरे बुजुर्ग जिनकी मौत हुई है उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर शोक प्रकट किया है। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जयपुर के लिए सीधी उड़ान इस दिन से होगी शुरू। 29 अक्टूबर से जयपुर की सीधी उड़ान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भरी जा सकेगी। इसका शेड्यूल स्पाइसजेट द्वारा जारी किया जा चुका है।
यात्रियों द्वारा इसकी बुकिंग भी की जा रही है। बता दें कि यह विमान सुबह 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और वाराणसी एयरपोर्ट पर 9 बजे तक पहुंचा देगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे आगरा के ताजमहल के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है जो वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। इसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक अनोखा सम्मिलन है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में करवाया गया था। कश्मीर राग अलाप पर भारत ने पाकिस्तान को दी नसीहत। एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने दिए गए भाषण में पाकिस्तान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के इस भाषण पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। पटेल गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में जो भारतीय क्षेत्र हैं उन्हें खाली करना चाहिए और सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन भी रोके। दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को 3 कदम उठाने की जरूरत है। पहला, सीमा पर आतंकवाद को रोकना, अपने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत खत्म करना। दूसरा, अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना। और तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना। 23 साल बाद अपने असल माता पिता की तलाश में अमेरिका से भारत आई युवती। वर्ष 2000 में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक मासूम बच्ची जीआरपी को लावारिस हालत में मिली थी। बच्चे के माता पिता की तलाशी के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद मासूम को एक अनाथालय में भेज दिया गया। 2 साल बाद इस बच्ची को किसी अमेरिका के महिला ने गोद ले लिया था, लेकिन किसी कारण से इस महिला की भी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले महिला ने बच्ची को उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। तब से वह बच्ची अपने असल माता पिता की तलाश में निकल गई। अमेरिकी महिला के गोद लेने से पहले बच्ची का नाम राखी था, लेकिन गोद लेने के बाद बच्ची का नाम महोगनी हो गया। फिलहाल महोगनी बड़े ही उम्मीद के साथ अपने माता पिता की तलाश में भारत आई और तलाश अभी जारी है। स्कूल आरटीई के तहत SC/ST बच्चों का एडमिशन नहीं देने को लेकर कार्रवाई। डीएम RK सिंह ने अधिकारियों के साथ आरटीई के तहत एडमिशन कराने को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक की। इस दौरान डीएम ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो स्कूल आरटीई के तहत SC/ST बच्चों का एडमिशन नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। साथ ही डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि 5 में से 1 भी एडमिशन नहीं करने वाले ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए CBSE को पत्र लिखे जाए। बता दें कि इस बैठक के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा आरटीई के तहत एडमिशन नहीं देने वाले अभिभावकों को तरह तरह के उत्पीड़न करने की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कई स्कूलों द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन, रहन सहन और घर के सामान की जाँच, आय प्रमाण पत्र संदेह करना, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने पर लाभार्थियों का दाखिला न करना, अन्य वार्ड का निवासी बताना, एंट्री लेवल पर ही दाखिला लेना, अनावश्यक कागजों की मांग करना सहित कागजात पूरे होने पर भी दाखिला नहीं देना जैसी चीजों का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही मोटे अनाजों की ब्रांडिंग। अक्सर छोटे और सीमांत किसान मोटे अनाजों की खेती करते हैं क्योंकि मोटे अनाजों को उगाने के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ती और ये मौसम के उतार चढ़ाव को भी झेल लेते हैं। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयासरत होती दिख रही। अभी हाल में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां विदेशी मेहमानों को मोटे अनाजों के व्यंजन उनके थाली में परोसे गए। इससे भारत के इन मोटे अनाजों की ब्रांडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। विदेशी पर्यटक के मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। एक महिला पर्यटक आगरा के फतेहपुर सिकरी में रेलिंग से गिर गई और घायल हो गई। इस दौरान महिला को पूरे आधे घंटे तक किसी तरह का इलाज नहीं मिला। एम्बुलेंस के आने में भी लगभग 1 घंटे तक का समय लग गया और आगरा के SN इमरजेंसी में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार के जनहित के कामों को बर्बाद करके जनता के उसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण असामयिक मौत हो रही है। एम्बुलेंस सेवा के बदहाली की वजह से एक विदेशी मेहमान की मौत हो गई, जो दुनिया भर में बदनामी का कारण हो सकती है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो GP रेस से हुआ आर्थिक लाभ। ग्रेटर नोएडा में दुनिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स में शामिल मोटो GP रेस का आयोजन देखने को मिला। इस स्पोर्ट्स के आयोजन में अभी से ही दिल्ली NCR में इसका आर्थिक असर दिखना शुरू हो चुका है। फेयर स्ट्रीट CEO पुष्कर नाथ श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि दिल्ली NCR में मोटो GP 1000 करोड़ रुपए तक का कारोबार ला सकती है। साथ ही अस्थायी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा यह स्पोर्ट्स बड़ी संख्या में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को आकर्षित कर रहा है। लगभग 1.5 लाख तक लोग इस ग्लोबल इवेंट में रेस देखने के लिए आएंगे। इस इवेंट का हिस्सा बनने बुध इंटरनेशनल सर्किट में विदेशों से 10,000 लोग आ सकते हैं
वहीं इस इवेंट को 200 देशों में टेलीकास्ट किया जाना। इस स्पोर्ट्स के आयोजन से होटल इंडस्ट्री को भी काफी फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे अशफाकुल्लाह खां के बारे में। इनका जन्म वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये काकोरी ट्रेन डकैती के प्रमुख प्रदर्शक में से एक थे। 19 दिसंबर वर्ष 1927 में इन्हें फैजाबाद कारावास में फांसी की सजा दे दी गई। सपा सांसद डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने बीजेपी समेत रमेश बिधूरी के अमर्यादित भाषा पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान से सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ बिधूरी द्वारा इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरा संसद शर्मसार हो गया। इसी को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने रमेश बिधूरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिधूरी ने जो बयान दिया है उससे सदन की गरिमा तार तार हो गई है। ऐसे द्वेष और द्रोह की भावना रखने वाले सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बता दें कि बसपा सांसद दानिश अली की आंखों में भी आंसू आ गए जब उन्होंने बिधूरी के बयान का जिक्र किया। इस बयान को लेकर मायावती और अखिलेश यादव द्वारा भी सवाल खड़े किए गए हैं, साथ ही कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ दानिश अली से मुलाकात के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। सोनभद्र से घूस लेने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा क्लर्क की हुई गिरफ्तारी। एक भ्रष्टाचार का मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां सीबीआई की टीम ने घूस लेने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार के इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राहुल पांडे द्वारा बताया गया कि सीबीआई की एक टीम हजरतगंज लखनऊ से इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में आई थी। राहुल पांडे ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रॉबर्ट्सगंज शाखा के क्लर्क की तरफ से लोन दिलाने के लिए ग्राहकों से रिश्वत की मांग की जा रही है। कैमरे के जरिए अब खुले गड्ढे और बंद स्ट्रीट लाइट की होगी निगरानी। अब सड़क के गड्ढों, सीवर, मैनहोल और स्ट्रीट लाइटों पर स्मार्ट सिटी व सेफ सिटी के कैमरों से लखनऊ के सड़कों पर नजर रखने की तैयारी की जा रही। वहां कौन सी सड़क पर सीवर का मैनहोल खुला है, इस बात का पता भी बड़े ही आसानी से आने वाले दिनों में इन कैमरों की मदद से लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही इस बात का पता भी लगाया जा सकेगा कि कहाँ किस सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। इन स्टार क्रिकेटरों की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बीते ही दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भी भाग लिया। बता दें कि जिस क्रिकेट स्टेडियम का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया उस स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। भगवान शिव के थीम पर बने इस स्टेडियम में अर्धचंद्राकार छत, कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट व घाट की सीढ़ी की तरह बैठने की व्यवस्था की गई है। इस क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के दौरान कई दिग्गज क्रिकेटरों की मौजूदगी भी दिखी, जिनमें सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर जैसे स्टार क्रिकेटर शामिल हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जन प्रमाण पत्र के लिए कैसे करें आवेदन। जन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना, शिक्षा या अन्य कई कार्यों के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आप इस दस्तावेज को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बनवा सकते हैं। यदि आपके राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जन प्रमाण पत्र को बनवाने की सुविधा है तो वहां पोर्टल पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद जन प्रमाण पत्र संबंधी लिंक पर जाएं। फिर वहां आवेदन में सभी तरह की जानकारी भरकर दस्तावेजों को अपलोड कर दें। फिर फॉर्म को सबमिट कर दें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे अपने पास नोट कर ले। उसके कुछ दिनों बाद ही प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी के पक्ष में गवाही देने आया व्यक्ति अपने बयान से पलटा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई एक महिला के घर में आगजनी करने और मारपीट के मामले में जेल में बंद है। अभी हाल में इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन इस दौरान जो व्यक्ति अदालत में पक्ष में गवाही देने आया था वही व्यक्ति अपने बयान से पलट गया और सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ ही गवाही दे डाली। अब इस मामले को लेकर सपा विधायक और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खिलाड़ियों को अंतिम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने पर मोहम्मद शमी ने कही ये बात। खिलाड़ियों को अंतिम प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को अंतिम प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने पर हताश नहीं होना चाहिए और इन खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए जिनको टीम में जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैं नियमित तौर पर खेल रहा था तब किसी न किसी को बाहर बैठना पड़ा होगा और उसके लिए मैं दोषी नहीं था। इसलिए यदि आपको टीम में जगह नहीं मिलती है तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम जीत रही है। टेक ज्ञान में जानेंगे व्हाट्सएप के इस नए फीचर के बारे में। हर कोई आज के समय में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। इसके करोड़ों यूजर्स आज मौजूद है। अधिकतर काम हमारा इसी प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा होता है।
अपने यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी नए नए फीचर लेकर आती रहती है। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर एक नए फीचर को रोल आउट करने वाला है। दरअसल WA बीटा इन्फॉर्मेशन के रिपोर्ट के अनुसार एंड्रॉइड वर्जन 2.23.17.8 के लिए नई व्हाट्सएप बीटा के साथ कंपनी ने सीमित संख्या में बीटा टेस्टर्स के लिए फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जहां हमें अब मल्टी अकाउंट की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत यूजर्स एक ही डिवाइस में कई अकाउंट चला सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बीते दिनों आप में से जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम है राम अनुग्रह शुक्ला। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में ICC की ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी है मोहम्मद सिराज, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है हार्दिक पांड्या। इसका सही उत्तर है मोहम्मद सिराज। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 29 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? ऑप्शन ए है व्यापारी कल्याण दिवस, ऑप्शन बी है मुख बधिर दिवस, ऑप्शन सी है योग दिवस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है व्यापारी कल्याण दिवस। हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूक्रेन। इसका सही उत्तर है पेरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1897 में, ऑप्शन सी है 1960 में, ऑप्शन डी है 1887 में। इसका सही उत्तर है 1887 में। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है? ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है चित्रकूट, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है महोबा। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।